हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले क्लास में इंडियन पॉलिटी का यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ा था, आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, है ना। तो इस टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसमें और हमें क्या सीखना है। हाँ, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझना है और धीमी गति से सीखना है, नहीं तो फिर हमेशा किताब पढ़ते रह जाओगे। इसका जो नाम था, मैंने बोला था कि यूनियन एंड इट्स स्टेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जो ये आपका जो टॉपिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलता है, किताब जैसा है, पेज पलटेंगे तो आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। तो इसके बारे में जो डिस्कशन किया गया है, ये हमारा था भाग 1 पार्ट 1। और जो आर्टिकल इसे रिप्रेजेंट कर रहा था वो था हमारा आर्टिकल 1 से लेकर कहाँ तक, 4। ये मैं आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हमारा आर्टिकल 1 है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का क्या है, संघ, ठीक है। इंडिया इज ए यूनिट ऑफ अ स्टेट बोल सकते हैं आप, मतलब कि भारत जितने भी राज्य हैं उसका एक संघ है और इसे हम लोग भारत या फिर इसे इंडिया के नाम से जानते हैं। लेकिन मुद्दा वहां आकर फंसता है जब इसके आर्टिकल 2 पे ध्यान देते हैं, आर्टिकल 2 को समझना, ठीक है। और जब हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं स्पेशली, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 2 हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है ना। तो आर्टिकल जब हम 2 की बात करते हैं, कितना की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, जिसे बड़ा ध्यान से समझिएगा। संसद को संसद को संसद को राज्यों को या संसद को शक्ति दी गई है, संसद को शक्ति दी गई है राज्यों का या राज्यों को शामिल करने का। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मीनिंग ये आता है कि हमारे देश का जो पार्लियामेंट है उसे राज्यों के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। याद रखिएगा, राज्यों के रेफरेंस में अगर कोई कानून बनाना हो तो यह कानून जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। क्लियर। इसी कानून को बनाने को हम बोल सकते हैं कि राज्यों को, संसद को पावर दिया गया है, शक्ति दिया गया। किस संदर्भ में, किसके रिगार्डिंग दिया गया है, राज्यों को शामिल करने का। मतलब कोई अगर स्टेट है तो उसे भारत में मिलाया जा सकता है। अगर मैं आपसे ये एक लाइन का इसका आंसर पूछूं कि आर्टिकल 2 क्या कहता है, तो आर्टिकल 2 संसद को राज्यों के संदर्भ में शक्ति देता है कि वह किसी भी राज्य को अपने क्षेत्र में शामिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए प्रावधान क्या है। अगर मैं बात करूं कि शक्ति दिया गया है, तो यह शक्ति किस प्रकार का, ध्यान रखिएगा। जो बाहरी राज्य है, जो बाहरी राज्य या क्षेत्र, जो बाहरी राज्य या क्षेत्र है, इसका क्या मतलब है। ऐसा कोई, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा भारत है, और एक समय रहा कि जो ये आपके पास गोवा, जो गोवा था, ये आपके पास जो सिक्किम था, ये हमारे पास नहीं था। मानते हैं इस बात को। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था और सिक्किम अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि प्रारंभ में डच फिर फ्रांसीसियों का इस पे क्या रहा, अधिकार रहा। लेकिन याद रखना है कि संसद को राज्यों को शामिल करने की शक्ति दी गई है। वैसे राज्य जो हमसे बाहरी क्षेत्र से, किस राज्य के लिए, बाहरी क्षेत्र से, मतलब हमारे देश में नहीं है बल्कि बाहर में है, लेकिन हम उसे मिलाना चाहते हैं, ये तो एक स्टेट हो गया, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि कैसे राज्य का, ऐसा राज्य जो पहले से अस्तित्व में हो, पहले से किस में हो, अस्तित्व में हो, अस्तित्व में हो। इसका मतलब एक ऐसा राज्य जो पहले से बना हुआ है और एक ऐसा राज्य जो पहले से बना हुआ नहीं है। उस क्षेत्र को, उस एरिया को भारत जो है शामिल कर सकता है, और यह पावर जो है वो किसके पास है, संसद के पास है। और यह कौन सा आर्टिकल के द्वारा दिया गया है, आर्टिकल 2 के द्वारा दिया गया। तो इस लाइन को अगर ऐसे समझें कि आर्टिकल 2 क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो आपको बताना है कि आर्टिकल 2 बड़ा ही खतरनाक है।
भारत के संसद को यह शक्ति देता है कि आप किसी बाहरी राज्य को अपने क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। और यह जो राज्य होगा वो दो तरह के होंगे। एक राज्य वह जो पहले से अस्तित्व में है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास नहीं है लेकिन है, जैसे मान लीजिए कि आपका गोवा एक समय रहा, अस्तित्व में था। और एक ऐसा राज्य जो राज्य नहीं है बल्कि क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कोई स्वतंत्र देश हो, श्रीलंका को ही मिलाना हो, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि वह एक प्रकार से क्या है, देश है, और उसको अगर वह स्वयं इच्छा से हमारे देश में मिलना चाहते तो उसके लिए प्रावधान होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और वो पावर किसके पास दिया गया है, संसद के पास दिया गया है। तो यहां ध्यान रखिएगा, नए राज्यों का भारत में प्रवेश मतलब कोई नया स्टेट को भारत में एंट्री एडमिशन मिल सकता है, वो किस आर्टिकल से, आर्टिकल 2 से, ठीक है। ऐसा स्टेट जो पहले से ही क्या है, बना हुआ है, और ऐसा स्टेट जो पहले से बना हुआ नहीं है लेकिन उसको बनाना पड़ेगा। ये दो टाइप के स्टेट को भारत अपने यहाँ प्रवेश दे सकता है, एडमिशन दे सकता है। ये पावर किसके पास है, संसद के पास है, और ये पावर मिला है आर्टिकल 2 से, ठीक है। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। लेकिन जब बात करते हैं आर्टिकल 3 का, आर्टिकल 3 में क्या किया गया है कि संसद राज्यों का पुनर्गठन क्या कर सकता है, पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइज कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद को यह पावर है कि किसी भी राज्य को पुनर्गठित कर सकता है, स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकता है, एक पॉइंट। राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है, राज्य का सीमा मतलब बाउंड्री चेंज कर सकता है, सीमा परिवर्तन कर सकता है। मैं आपको पूरा ही लिख देता हूं, परिवर्तन, चेंज बोल सकते हैं आप इसे, परिवर्तन कर सकता है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि और क्या कर सकता है, तो ये भी कर सकता है कि दो राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना सकता है, दो राज्यों को तोड़कर ये एक ए नाम का राज्य और बी नाम का राज्य बना सकता है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है कि उसके क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकता है, जो एरिया है उसमें भी परिवर्तन कर सकता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 3। अब आप थोड़ा समझिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारा काम जो होगा ये भारत के अंदर होगा, ठीक है, भारत के अंदर में होगा, ठीक है। लेकिन वो जो आर्टिकल 2 था वो भारत के बाहर वाले के लिए था। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्षेत्र जो भारत में तो नहीं है लेकिन हम भारत में मिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए पार्लियामेंट के पास पावर है, वो है आर्टिकल 2, ठीक है। लेकिन अगर भारत के अंदर ही मुझे कोई नया राज्य बनाना हो, ठीक है, कोई नया राज्य के नाम परिवर्तन करना हो या उसके बाउंड्री में परिवर्तन करना हो, तो ये जो पावर है पार्लियामेंट के पास, ये है आपका आर्टिकल 3 में। कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 3 में। मुझे लगता है, मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक बार मैं इसको रिफ्रेश दिमाग में आपको करता हूं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और एक है आपके पास आर्टिकल 3। क्या डिफरेंस है तीनों में, आप जानते हैं। पहला बात ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 1 जो है वो क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 यूटी शामिल है। जो राज्य है वो भारत से अलग नहीं है बल्कि भारत का ही हिस्सा है। अलग इसलिए किया गया है ताकि उसका विकास हो सके, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आर्टिकल 2 क्या कहता है, तो ये संसद को शक्ति देता है, संसद को राज्यों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, राज्यों के संदर्भ में, स्टेट के रेफरेंस में कानून बनाने का अधिकार देता है, ठीक है, कानून बनाने का राइट्स, अधिकार देता है। लेकिन कैसे राज्य को, जो बाहर में है, जो क्या है, बाहर में है, उसे अपने देश में प्रवेश करने का, एंट्री करने का, एडमिशन देने का। कि गोवा हमारे पास नहीं था, गोवा को हमने मिला लिया, ठीक है, सिक्किम हमारे पास नहीं था, सिक्किम को हमने मिला लिया। तो ये जो दो राज्य आपको मैंने बताया, गोवा और सिक्किम, ये आर्टिकल 2
संसद को ये पावर दिया और हम लोगों ने उसको अपने यहाँ परमिशन दे दिया, एडमिशन दे दिया, प्रवेश कर दिया। ये होता है आपका आर्टिकल 2। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन हम उसे अपने देश में मिला सकते हैं, आर्टिकल 2 कहता है। लेकिन आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भारत के अंदर ही हम तोड़ फोड़ कर सकते हैं, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं, एक राज्य को दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। क्लियर? और इतना ही नहीं, उस राज्य का बाउंड्री, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके नाम बदल सकते हैं। ये आपका इंफॉर्मेशन किसने दिया? आर्टिकल 3 ने दिया। यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगर कहेंगे सर आर्टिकल 3 का कोई एग्जाम्पल बताइए, अरे बहुत सारा एग्जाम्पल है। हमारे देश में आंध्र प्रदेश नहीं था लेकिन बनाया गया 1953 में। हमारे देश में हरियाणा पहले नहीं था लेकिन बनाया गया 1966 में बनाया गया। इससे यह साबित हो जाता है कि संसद नया राज्य बना पुनर्गठित कर सकता है। ठीक है, पुनर्गठित में रीऑर्गेनाइज कर सकता है, उसका नेम भी बदल सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हरियाणा राज्य का नाम बदल दिया जाए तो क्या ये पावर है संसद के पास? बिल्कुल है। अभी तो लिखा है आर्टिकल 3, हरियाणा का नाम बदल सकता है, यूपी का नाम बदला जा सकता है, बिहार का नाम बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है, उसका एक प्रोसीजर है। ठीक है, अब सवाल ये है, मान लीजिए मैं आपसे ये कहूंगा कि सर आर्टिकल 3 का एक प्रैक्टिकली यूज करके बताओ। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद, पार्लियामेंट जिसे हम लोग कहते हैं, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। संसद राज्यों का या राज्यों को पुनर्गठित कर सकता है। पुनर्गठित मतलब फिर से कर सकता है। अरे भाई, एक समय रहा कि झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, एक समय रहा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। समझ रहे हैं बात को? एक समय रहा कि जो आपका खास करके अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश का, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ का, तो सब अलग अलग कंडीशन में थे। बात करूं अगर बात बोला जाए जम्मू कश्मीर, तो देखो लद्दाख अलग निकाल दिया गया। तो यहाँ पर ये है कि आर्टिकल 3 के अनुसार किसी भी राज्य को पुनर्गठित, रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसके लिए प्रावधान क्या है, कैसे? तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। एक हमारा स्टेट है इंडिया में जिसको यूपी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? यूपी। क्लियर? उत्तर प्रदेश कहते हैं। और वहां के कुछ जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका कहना है, मतलब उत्तर प्रदेश का वाराणसी का एरिया ले लीजिए, इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बनाया जाए जिसको बोला जाएगा उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल। क्या बोला जाएगा? उत्तरांचल बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? उत्तरांचल। अगर मैं बोल दूंगा कि चलो ठीक है, एक नए राज्य की बात की जा रही है, और अगर नए राज्य की जब हम बात करें तो यूपी को तोड़कर एक नया राज्य बनाना है, और एक इसमें से दो राज्य बनाना है, ए और बी। मान लीजिए इसको ए और बी बनाना है। ठीक है, किस राज्य से अलग करना है आपको? यूपी से अलग करना है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 3 पावर देता है किसको? संसद को, पार्लियामेंट को। लेकिन इसके लिए जरूरी है, पहला पॉइंट, जो इसके लिए विधेयक होगा, बिल जो होगा, जो भी विधेयक लाया जाएगा, जो भी बिल लाया जाएगा, यूपी रिकंस्ट्रक्शन बिल के नाम से, उत्तर प्रदेश पुनर्गठित राज्य के नाम से जब बिल आएगा, तो यह विधेयक, यह बिल राष्ट्रपति के अनुमति से ही संसद में मतलब पारित किया जाएगा या लाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति के अनुमति से ही यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं यूपी को दो हिस्सों में बांटने का, और मैं दिखा रहा हूं कि कैसे। तो मैंने बोला कि यूपी को दो हिस्सों में बांटना है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में बांटना है। तो उसके लिए एक बिल लाया जाएगा। आपको पता है कि इस संदर्भ में कानून, राज्यों के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार, और चूंकि देश के अंदर ही काम करना है तो आर्टिकल 3 काम करता है। क्लियर है यहां तक? लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी राज्य को दो हिस्से में बांटना है, एक नया नया राज्य बनाना है, रीऑर्गेनाइज करना है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति जी के अनुमति लेना पड़ेगा संसद में प्रस्तुत करवाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। मतलब इस बिल पे जो परमिशन देंगे वो कौन देंगे? राष्ट्रपति देंगे। पहला स्टेप तो ये है। मान लीजिए
ये संसद में आ गया, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में एक है लोकसभा और एक है आपके पास राज्यसभा। समझ रहे हैं बात को? लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास होना चाहिए। और किस तरह से पास होना चाहिए तो ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग जनरल मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि लोकसभा में जितने लोग उपस्थित थे उसका 50% प्लस 1 लोग हाथ उठाएंगे कि हाँ जी बिल्कुल सही है, 2 हिस्सों में बांट दीजिए। ठीक है, जितने प्रेजेंट होंगे ध्यान रखिएगा। फिर ये बिल कहाँ आएगा? राज्यसभा में। कहाँ आएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा में भी 50% प्लस 1, इसका मतलब होता है साधारण बहुमत, या इसी को ऑर्डिनरी मेजोरिटी कहा जाता है या सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है। क्लियर? इसका मतलब ये कि 100 लोग आए थे ना, तो 51% यस बोलेगा कि हाँ जी यूपी को 2 हिस्सों में बांट दो। अब ये जो आपका पास जैसे ही हुआ, तो इसी बिल को जिस राज्य को अलग करना है, किसको अलग करना है? यूपी में से 2 हिस्सा निकालना है, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा जो वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली होगा उसमें भेजा जाएगा। इनको कुछ टाइम दिया जाएगा, 1 महीने का आप मोहलत दे सकते हैं, राष्ट्रपति जी वहां भेजेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर ये लोग चिड़चिड़ा रहा है कि नहीं नहीं हम अलग नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं है। वो अगर वो ना भी बोलता है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उसके बातों को कोई ध्यान नहीं देना है। अब एक बार जब डिसाइड कर लिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति की अनुमति से, तो वह राज्य 2 हिस्सों में बंट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ विधानसभा चाहे रिप्लाई पॉजिटिव दे या उसका रिएक्शन निगेटिव हो, इसका कोई इम्पैक्ट बिल पर नहीं पड़ता है। और इस तरह से यूपी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और नए राज्य का निर्माण हो जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा कि यदि भारत के अंदर अभी 28 राज्य हैं, कितने? 28 राज्य हैं, और मुझे 29वां राज्य जो है यूपी से बनाना हो, तो आर्टिकल 3 के सहारे कैसे बनाया जा सकता है। अब आप समझ लीजिए कि आज के समय में प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है वो आपका बीजेपी की सरकार है। ठीक है, और हमारे देश में बहुत लफड़ा हो रहा है, कहाँ? बंगाल को लेकर, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में अगर ज्यादा कचरा हो रहा है तो इसको छोटा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 3। और जिस दिन अमित शाह चाह गए कि भैया हमको पश्चिम बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दो, तो बट जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं होगी। बोलो कैसे बटेगा? अभी मैंने आपको सिखाया। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये साफ लिखा हुआ है कि राज्यों के, भारत देश के अंदर किसी भी राज्य का पुनर्गठित किया जा सकता है, उसके नाम को भी परिवर्तन किया जा सकता है। अब आप कहेंगे सर वहां के जो बंगाली लोग हैं विधानसभा में जो एमएलए हैं वो तो रोक देंगे। कैसे रोकेगा? पूरे भारत का जो प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख जो होता है, वो राष्ट्रपति जी होते हैं। ये लोग जाएंगे, अमित शाह देश के प्रधानमंत्री, और किससे? राष्ट्रपति से मिलने। बोलेंगे कि भैया हमें बंगाल में इस तरह का प्रशासनिक सुविधा या किसी तरह का सुविधा है, हमें अलग करना है। ठीक है, अगर इन्होंने अनुमति दे दिया तो वह विधेयक बंगाल को अलग करने वाला संसद में प्रेजेंट किया जाएगा। और आपको पता है कि आज के समय में लोकसभा में भी बहुमत है किसका? तो बीजेपी का। राज्यसभा में लगभग आधे से अधिक राज्यों के लोग बीजेपी के सरकार में आ गए हैं, तो निश्चित रूप से बिल को पास होने में ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगा, बिल वहां भी पास हो जाएगा। हाँ, इस बिल को मुंह दिखाने के लिए, वैसे नॉर्मली काम करने के लिए कहाँ भेज दिया जाएगा? बंगाल, पश्चिम बंगाल के विधानसभा में। अब वहां आप चिल्लाएं चाहे रोए कि नहीं नहीं बंगाल को अलग नहीं करना, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आर्टिकल 3 एक ऐसा है कि आपके राज्य का नाम, शकल, सूरत सब बदल सकता है अगर चाह जाए बीजेपी वाली सरकार। तो मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं, बाकी इस्तेमाल इसका कई लोग मिसयूज भी कर सकते हैं, और कुछ लोग देश के शांति के लिए कर सकते हैं, कुछ लोग देश के अशांति के लिए कर सकते हैं। देखना यह है कि हमारे देश के नेता इसको कैसे इस्तेमाल करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया? तो ये था आपके पास आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। लेकिन सवाल ये है कि सर ये जो राज्य
पुनर्गठन जो हम बात बोले, पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइज जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो राज्य पुनर्गठन क्यों करता है, तो इसके पीछे क्या धारणा हो सकती है। फिर से राज्य को बनाओ, इतने अच्छा राज्य नया बनेगा तो लफड़ा है कि नहीं है, बहुत लफड़ा है भाई। अगर एक नया राज्य बनाते हैं तो सबसे पहले तो इसको पैसा चाहिए, वहां के लोगों को खाने पीने के लिए, इंडस्ट्री चाहिए, है कि नहीं चाहिए। उसके बाद रेवेन्यू यहाँ से आता है कि नहीं आता है। इसके अलावे एक सीएम चाहिए, एक गवर्नर चाहिए, आईएएस ऑफिसर चाहिए, एसडीएम चाहिए, डीएम चाहिए, बहुत सारे चीजें इसको बनना पड़ेगा, है कि नहीं, समझ रहे बात को। अरे भाई अगर अपने घर को छोड़कर दूसरा घर में आप जाते हैं, आपको माता पिता निकाल दिया, तुम नया बसाओगे घर, तो आपको बहुत खर्चा पड़ेगा। तो ऐसा ही है राज्य का। तो राज्य पुनर्गठन करने के लिए क्या सीमाएं हैं, क्या बाउंड्री है, क्या हमारे देश में कोई बाउंड्री, कोई सीमाएं हैं या नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा। चलो दिखाते हैं क्या करना है। देखिए हमारा जो देश आजाद हुआ, देश कब आजाद हुआ, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा 1947 में। और इसी समय से देश में बवाल होना शुरू हो गया। और देश में बवाल ये हुआ कि नए राज्य कैसे बनाया जाए, ठीक है, नए राज्य कैसे बनाया जाए। कुछ लोगों का मानना था, चूंकि पहली बार देश के जो प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास चुनौती इतना ही था कि राज्य जो है वो इकट्ठा रहे। चूंकि आप जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो राज्यों का एकीकरण किए, भारत का एकीकरण करने वाले है ना। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि हम 1947 में राज्य पुनर्गठन से रिलेटेड पहली बार एक समिति बनाई गई। आप कह सकते हो राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। कमीशन बनाने की कोशिश किया गया कि भाई कैसे राज्यों का पुनर्गठन हो। तो राज्य पुनर्गठन के लिए क्या किया गया, एक समिति बनाई गई। और पहली बार जो समिति बनाई गई, जो कमेटी बनाई गई, इसे हम लोग बोलते हैं एसके धर समिति, एसके धर समिति बोलते हैं। ध्यान रखिएगा पेपर में कई बार पूछ दिया जाता है एसके धर समिति का संबंध किससे है, तो आंसर क्या आपको आना चाहिए, राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। 1957 और 1948 में राज्य जो पुनर्गठन जो समिति है बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि ठीक है भाई, कोई राज्य अगर अलग बनना चाहता है तो इसके लिए क्या मतलब तरीका है, क्या भाषा को आधार बनाया जा सकता है, भाषा के आधार पर क्या किसी राज्य को अलग किया जा सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमेटी को बुलाया और उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, एस के धर, इसको इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इसने अपना सुझाव दिया। पेपर में कई बार ना रिकमेंडेशन पूछ दिया जाता, सुझाव, सुझाव समझते हैं, बुजुर्गों से हम लोग सुझाव लेते हैं कि क्या इस काम को कैसे करना चाहिए, है ना, कई बार आप सुने होंगे। तो सुझाव, क्या रिकमेंडेशन किया ये आपको याद होना चाहिए, सुझाव। पेपर में ये पॉइंट आ जाता है एसके धर समिति ने क्या सुझाव दिया, ध्यान रखिएगा। अब चलो एक लाइन का आंसर बताइए, एसके धर समिति का संबंध किससे है, तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो, इसके लिए पहली बार एक ही कमेटी आई जिसको बोलते हैं एसके धर समिति, ठीक है। अब इसने सुझाव क्या दिया, इसे पूछा गया कि क्या लैंग्वेज के आधार पर किसी राज्य को अलग किया जा सकता है, तो इस व्यक्ति ने कहा भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर बिल्कुल नहीं, इनका साफ कहना था लैंग्वेज के आधार पर आप किसी राज्य को अलग नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर मतलब किया जाए। लेकिन उनका रिकमेंडेशन देखा सरकार ने, बोला अच्छा, मतलब कि एसके धर समिति कहती है कि हमें भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन नहीं करना चाहिए। इतना मामला तो हुआ, सरकार आगे बढ़ी। और जब सरकार आगे बढ़ा तो हमारे देश में एक और लफड़ा हुआ। ये जो हमारे देश में जो पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं, इनको लगा कि भाई इनका तो है नहीं, लगी एक बार और देखते हैं, एक बार और ट्रायल करते हैं कि क्या वाकई में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमारे देश में एक और कमेटी आई, इसको बोलते हैं जेवीपी समिति। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित दूसरी समिति आती है जिसका नाम रखा जाता है जेवीपी समिति, ठीक है। और इनका अपना मतलब जो ये
सुझाव देंगे, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट ये अपना प्रस्तुत करेंगे, ये याद रखना है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, जेबीपी है क्या। जे से है बच्चा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और वी से है, अगर मैं बात करूं तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और यहां पर पी से है, ठीक है, पी से तो इनको बोलते हैं पिट्टाभी सीतारमैया बोल सकते हैं, पिट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया। अब यहां पर 3 व्यक्ति हो गए। जेबीपी समिति ने सुझाव क्या दिया, इनका भी कंडीशन ऐसा ही था। और ये जेबीपी समिति जो है ये 1948 में बनाया गया, और फिर इनका जो रिपोर्ट आया लगभग मान के चलिए 50 में आया। तो इन्होंने सुझाव दिया कि बिल्कुल नहीं, भाषा के आधार पर बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा किस चीज को, राज्यों का पुनर्गठन। मेरे ख्याल से ये इसलिए इंपॉर्टेंट था, अगर आप संविधान को अच्छे से समझेंगे, देश का प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल है ना। और यही कर दिए 3 लोग मिले, कहे कि नहीं 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 नहीं, भारत में राज्य जो रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, भारत में राज्यों का अगर रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, कोई नया राज्य बनाया जाएगा, तो उसका आधार भाषा नहीं होना चाहिए, उसका आधार लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, उसका आधार उसका प्रशासनिक सुविधा, उसकी भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छा हो, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक है। और वहां देखा जाए कि हाँ सामाजिक स्तर पर लोग कुछ पिछड़ रहे हैं, तो आप कह सकते हो। तो इन लोगों ने कहा कि भाषा के आधार पर तो डेफिनेटली हम किसी राज्य को अलग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मामला तब गड़बड़ हो गया भाई, मामला तब गड़बड़ हो गया जब हमारे देश में एक स्टेट है, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में खास करके वहां के एक वर्ग जिसका नाम था पोट्टी सीतारमैया, याद रखिएगा, सॉरी पोट्टी, पोट्टी यहां जो है याद रखिएगा, इनका नाम श्री रामुल्लू, श्री रामुल्लू। मैं समझने के लिए रामुल्लू लिखता हूं, ध्यान रखिएगा, श्री रामुल्लू। श्री रामुल्लू ने क्या किया, ये एकदम ना आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन करने के पश्चात लगभग 52 डेज बोल सकते हैं, 52 दिनों के पश्चात ये व्यक्ति का डिमांड है कि तमिलनाडु में भाषा के आधार पर तमिलनाडु से एक नया राज्य बनाया जाए और जिसका नाम रखा जाए आंध्र प्रदेश, ठीक है। मतलब ये भाषा के आधार पर पहली लड़ाई करने वाले व्यक्ति जो थे श्री रामुल्लू हैं। लेकिन इनका 1952 में क्या हो गया, अनशन किए 52 दिन तो रोड में मर गए। अब उस समय भारत में नई नई सरकार बनी है, नया नया इलेक्शन वगैरह हुआ है, तो प्रधानमंत्री के बड़ा ऊपर बर्डन हो गया, बोला कि यार बवाल कर दिया ये आदमी ने, ठीक है। ये ही एक व्यक्ति था जो भाषा के आधार पर राज्य को अलग करने की मांग किया और इतना अनशन किया, मतलब आंदोलन किया कि इसकी मृत्यु हो गई। अब सरकार का बड़ा टेंशन हो गया कि भाई अगर व्यक्ति मर गया, अब सरकार इतने दबाव में आ गई कि सरकार ने एकदम डायरेक्ट बोल दिया ठीक है यार बाकी बात छोड़ो, राज्य बना लो तुम। और तमिलनाडु से काट कर पहली बार इंडिया में लैंग्वेज के बेस पर एक राज्य बना जिसे बोलते हैं आंध्र प्रदेश। पेपर में आपसे पूछ दिया जाएगा कि वह कौन सा, यहाँ 1953 लिखिएगा, ध्यान रखिएगा 1953, कौन सा ऐसा स्टेट है जो भाषा के आधार पर पहली बार बना, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश। और कब ये बना, 1953 में, ठीक है। अभी कोई कमेटी नहीं था, लेकिन सरकार दबाव में आकर अनाउंसमेंट कर दिया कि ठीक है अब बना लो। तमिलनाडु से हटकर इसी से काटकर एक नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। तो मेरे ख्याल से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में लैंग्वेज के बेस पर पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर क्या है आपके पास, आंध्र प्रदेश। किस वर्ष गठित हुआ है, 1953 में। अब देश को जरूरत ये पड़ा कि संसद के पास ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि कोई राज्य अगर बनना चाहे तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए कमेटी होना बहुत क्या था, जरूरी था। तो हमारे देश में
एक कमिटी बनाई गई जिसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। पेपर में आपसे कई बार पूछ दिया जाएगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनाया गया, तो याद रखिएगा 1953 में ये बनाया गया। ठीक है, 1953 में बनाया गया। और ये ऐसे ही नहीं बना, यहाँ एक कमिटी बनाई गई जिसे हम लोग बोलते हैं फजल अली समिति, फजल अली समिति। और राज्य पुनर्गठन आयोग में फजल अली के साथ साथ, ये हमारे देश के मतलब एक न्यायाधीश थे, इसके साथ साथ एक व्यक्ति है कुंजरू, के.एम. कुंजरू बोलते हैं, और एक व्यक्ति थे पन्निकर, याद रखिएगा पन्निकर। ठीक है, 3 व्यक्तियों का एक ग्रुप बना, एक कमिटी बना, और बोला कि भैया राज्य को अगर अलग करना है, वो भी किस आधार पर, भाषा के आधार पर, तो भाषा के आधार पर राज्य को कैसे अलग किया जाए, तो उसके लिए पहली बार जो कमेटी आई उसको बोलते हैं फजल अली समिति, जिसके 3 मेंबर रहे। ठीक है, के.एम. कुंजरू, के.आर. पन्निकर और फजल अली। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। यह कब हुआ, 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने लोगों का अहम भूमिका रहा, 3 लोगों का। ये 3 नाम आपको याद रखना। कमेटी बन गई, कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और बोला कि अगर आपको किसी भी राज्य को बनाना है तो आप भाषा के आधार पर बना सकते हैं। अब हमारे देश में कोई कानून नहीं था, तो एक पहली बार एक कानून लाया गया, इसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन विधेयक बोलिए या राज्य पुनर्गठन अधिनियम। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, संसद में खास करके लाया गया, और संसद में ये पास हुआ और एक एक्ट बना दिया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट। मतलब कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर किसी राज्य को बनाया जा सकता है। और ये जो पास हुआ मतलब 1956 में, याद रखिएगा, ये कानून बनकर आ गया। इसी कानून के द्वारा हम किसी भी राज्य को क्या करते हैं, भाषा के आधार पर अलग कर सकते हैं। अब हमारे देश में जो पहला राज्य बना इस अधिनियम में जो फिट हुआ सबसे पहले, वो कौन सा हुआ, आंध्र प्रदेश। चूंकि आंध्र प्रदेश तो राज्य गठन हो चुका था, लेकिन इसको दर्जा कब मिल गया, 1956 में दर्जा मिल गया। लेकिन राज्य गठित हो चुका था कब, 1953 में। रीजन क्या था, वो व्यक्ति मर गया था, श्री रामुलु, जिसके वजह से बवाल देश में ना हो, बना दिया गया। लेकिन कोई कानून व्यवस्था तो थी नहीं। तो जो आपका फजल अली कमेटी हुआ, उसने अपना राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया 1953 में, और उसी के सिफारिश पर भाषा के आधार पर राज्यों का फिर से गठन किया जाए, इसके लिए कानून बनाया गया। और ये कानून पास हुआ 1956 में, जिसे हम लोग स्टेट रिकंस्ट्रक्शन एक्ट कहा जाता है। इतनी बात अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है। ठीक है, अब मामला यही नहीं रुका। यहां तो आपने ये सीखा कि आर्टिकल 1 क्या था, 2 क्या था, 3 क्या था। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 4 उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 4 का भी अगर बात किया जाए तो ये बोलेंगे। एक बात और याद रखिएगा, जब आप किसी राज्य को पुनर्गठित करते हैं, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 4 में क्या लिखा गया है इसको थोड़ा जान जाइए। आर्टिकल 4 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें लिखा गया कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किए गए कार्य आर्टिकल 368 का हिस्सा नहीं है। इसका क्या मतलब है भाई, आपको सबसे पहले आर्टिकल 368 जानना चाहिए। आर्टिकल 368 ये कह रहा है कि जो भी काम आर्टिकल 2 में हुआ, जो भी काम आर्टिकल 3 में हुआ, वो आर्टिकल 368 का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी नए राज्य को बनाते हैं, जैसे एक नया राज्य बना आपका हरियाणा, ठीक है, मान लीजिए हरियाणा राज्य बना, पंजाब से निकला और 1 नवंबर 1966 को ये बन गया। तो कह रहा है कि जो राज्य बना है वो आर्टिकल 2-3 जो बना के कारण बना, लेकिन आप उसे 368 का हिस्सा नहीं मानेंगे। इसका मतलब है कि हमने संविधान में संशोधन नहीं किया। किसमें संशोधन नहीं किया,
संविधान में संशोधन नहीं किया, मतलब किसी राज्य को बनाने के लिए, किसी राज्य को रीऑर्गेनाइज करने के लिए आर्टिकल 368 का मतलब पावर नहीं यूज किया जाता है। बिल्कुल साधारण बहुमत से लोकसभा राज्यसभा में एक कानून लाकर हम इसे बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में जितने कारनामे हुए उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। किसमें लिख दिया गया? आर्टिकल 4 में साफ साफ लिखा हुआ। ठीक है, अब सवाल एक और देते हैं आपको, और वो सवाल ये था, मान लीजिए कि ये हमारा देश है भारत। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। ठीक है बच्चा, ये आपका इंडिया है। चलो, मैंने आपको जल्दीबाजी में बना दिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो, ये जो भारत के कंडीशन में बात कर रहा हूं, अगर मैं भारत की बात करूं तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, और ये हमारा वेस्ट, और ये हमारा क्या हो गया? ईस्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं, ये जो आपका खास करके जानते होंगे आप सभी लोग, ये जो इलाका है हमारा पाकिस्तान का है, और ये भी हिस्सा एक समय पाकिस्तान का था। ठीक है, जब बांग्लादेश नहीं बना था। ध्यान रखिएगा। तो इस हिस्से की बात करें तो जो ये आपका पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, वहां एक जगह है जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी। ठीक है, और जलपाईगुड़ी में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं बेरूबाड़ी, बेरूबाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? बेरूबाड़ी। अब मामला ये था कि इसको लेकर मतलब कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू में, और खास करके फजलुल नूर बोला जाता था जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, उनमें एक समझौता हुआ था कि बेरूबाड़ी वाला जो हिस्सा, बेरूबाड़ी जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में बेरूबाड़ी एक जगह का नाम है, और ये हमारा पूर्वी पाकिस्तान है, ये हमारा उत्तरी पाकिस्तान है। ठीक है, पहले ऐसा पाकिस्तान था। ओके, अब सवाल ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो नूर साहब हैं, नूर जो हैं वो प्रधानमंत्री थे, उनमें एक समझौता हुआ था कि हम हमारा इसमें कुछ हिस्सा, बेरूबाड़ी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा। मामला गर्म हो गया। तो जब हमारे देश में ईयर चल रहा है आपका 1960, और इस समय एक मामला आया कि वो हिस्सा दे दो नहीं तो लड़ाई हो जाएगा। अब ऐसे में हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति बड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि देश का पूरा मालिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई पूछे भारत के संविधान का प्रमुख कौन है तो देश का राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पास ये समस्या हुआ कि क्या हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के सहारे बेरूबाड़ी वाला इलाका पाकिस्तान को दे सकते हैं। अब बड़ा लफड़ा, सोच रहे कि दें कि ना दे, दे कि ना दे। तो ऐसे में हमारे देश का राष्ट्रपति, एक आर्टिकल है, याद रखिएगा, 143, 143, उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामले में सलाह ले सकता है। फिर से समझिएगा, आर्टिकल 143 के द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइज ले सकता है। अब हमारे देश का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइज लेने गए कि भाई बताओ कि जो आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 है, क्या इसके जरिए क्या हम अपने किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट को टेंशन हो गया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो आप नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में अगर अपने देश का कोई हिस्सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, ध्यान से समझना, अपने देश का कोई हिस्सा किसी अदर कंट्री को अगर देना है तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मामला तब आया बेरूबाड़ी मामला में, पता चलता है कि ये वाला हिस्सा को देने के लिए हमारे देश में बोला गया कि काम करो भैया, एक संशोधन कर दो, आर्टिकल 368, मतलब आप दे सकते हो लेकिन संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। किसमें? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और हमारे देश में जो 9वां संविधान संशोधन हुआ उसमें इस क्षेत्र को दे दिया गया। मेरे बात समझ में आ गया? किस आर्टिकल के माध्यम से? आर्टिकल 368 के माध्यम से। मतलब ये समझ लो, अगर देश का किसी हिस्से को किसी देश को देना है तो उसका उल्लेख, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्राइब न ही आर्टिकल 1 में है, नहीं 2 में, नहीं 3 में, नहीं 4 में। अगर आप देना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल 368 के माध्यम से
इसका लाइन का मतलब है आर्टिकल 368 में लिखा हुआ संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, संशोधन, इसके जरिए आप किसी भी स्थान को दे सकते हैं, है ना। बांग्लादेश को बाद में फिर 100वां संविधान संशोधन में 100 बीघा जमीन हम लोग को देना पड़ा बांग्लादेश असम वाला क्षेत्र में। तो मेरे ख्याल से आप यहां तक बात समझ में आ गया होगा। बेरूबाड़ी मामला क्या था समझ गए होंगे। आप यहां पर क्या सीखे, आप यहां पर आज ये सीख चुके हैं कि संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या होता है और कहाँ मेंशन है। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये सिखाया कि भाई राज्य पुनर्गठन आयोग कैसे आया, ठीक है, फजल अली कमेटी क्या है, धर समिति क्या है, जेबीपी समिति क्या है, बेरूबाड़ी मामला क्या था। अब इतनी कहानियां सुनकर आप किताब को पकड़िए, पढ़िए, समझिए। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।